तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईआरटी रिव्यू की श्रृंखला में, जहाँ पर आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ कक्षा 8 की इतिहास विषय की एनसीईआरटी के चैप्टर 6 पर, जिसका टाइटल है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। दोस्तों, इसके पार्ट 1 में मैं आपको काफ़ी कुछ पढ़ा चुका हूँ। आज इस चैप्टर का हम पार्ट 2 करेंगे। मैंने आपको 17वीं सेंचुरी में जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अंग्रेजी जो ब्रिटिश व्यापारिक कंपनियां रहीं, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां रहीं, वो जिनका भारत में आना और किस प्रकार से जो भारतीय कपड़ों के व्यापार में उनका छा जाना, इसके संबंध में मैं आपको इन डिटेल चीज़ें बता चुका हूँ। साथ ही साथ इस चैप्टर से हमने ये भी जाना था कि किस प्रकार से भारतीय कपड़े जो एक समय यूरोपीय देशों में फैले हुए थे, धीरे धीरे सिमट कर भारत में आ गए और धीरे धीरे करके फिर भारत में भी उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती चली गई। तो ये कुछ सारी चीज़ें थी जो इस चैप्टर में हम पढ़ चुके थे। इसके अलावा भारतीय कपड़ों के पतन, भारतीय बुनकरों की स्थिति के बारे में इस चैप्टर से हमें महत्वपूर्ण रूप से जानकारी मिली थी। और किस प्रकार से जब कोई भी दुर्भिक्ष छाए या फिर जब अकाल आए तो किस प्रकार से जो उद्योगों और व्यापार की कमी थी उसने जो बुनकरों की स्थिति को और ज़्यादा ख़राब कर दिया, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। गाइज, अब हम यहाँ से आगे इसके आज पार्ट 2 को यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। दोस्तों, 1900 आते आते बम्बई में करीब करीब 84 कपड़ा मिलें चालू हो चुकी थी। तो हम पढ़ रहे थे रिवोल्यूशन किस प्रकार से भारत में भी फिर कपड़ा, जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार हुआ और स्टीम इंजन का आविष्कार हुआ, उसके बाद से भारत में भी धीरे धीरे कैसे यूरोपीय पद्धति की कपड़ा मिलें लगनी शुरू हो गई, ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसके बाद में कहा जब सन 1900 आया तब तक करीब करीब बम्बई में 84 जो कपड़ा मिले थी वो चालू हो चुकी थी। इनमें बहुत सारी जो मिले थी वो पारसी और गुजराती व्यक्तियों द्वारा खोली गई थी, जो चीन के साथ व्यापार के जरिए काफ़ी ज़्यादा पैसा कमा चुके थे। इस दौरान कई दूसरे शहरों में भी कारखाने खोले गए, जैसे अहमदाबाद में पहला कारखाना 1861 में खोला गया। सन आपको याद रखना 1861 अहमदाबाद में पहला कारखाना खोला गया। इसके अगले ही साल संयुक्त प्रांत स्थित कानपुर में भी एक कारखाना खुल गया। सूती कपड़े की मिलों की बढ़ती संख्या के कारण मजदूरों की मांग बढ़ने लगी। हजारों गरीब काश्तकार, दस्तकार और खेतिहर कामगार कारखानों में काम करने के लिए शहरों की तरफ जाने लगे। तो दोस्तों, ये एक हमें बड़ा चेंज दिखाई देता है 1861 में अहमदाबाद में, और इसके बाद में 1862 यानी कि 1862 में संयुक्त प्रांत, जिसको वर्तमान में उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसके कानपुर में भी एक जो कपड़ा मिल थी वो लगा दी गई। हालांकि प्रारंभिक कुछ दशकों के दौरान भारतीय कपड़ा कारखानों को बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ा, और इसमें सबसे बड़ी समस्या तो ये थी कि इस उद्योग को ब्रिटेन से आए सस्ते कपड़ों का मुकाबला करना पड़ रहा था। ज़्यादातर देशों में सरकारें आयातित वस्तुओं पर सीमा शुल्क लगाकर अपने देश में औद्योगिकीकरण को बढ़ावा देती थी। इससे क्या होता था कि प्रतिस्पर्धा पूरी तरीके से खत्म हो जाती थी और संबंधित देश के नवजात उद्योगों को संरक्षण मिलता था। परंतु औपनिवेशिक भारतीय सरकार ने स्थानीय उद्योगों को आमतौर पर इस तरीके की सुरक्षा प्रदान नहीं की। लिहाजा भारत में औद्योगिक सूती वस्त्रों उत्पादन पर पहली बड़ी लहर प्रथम विश्व युद्ध के समय दिखाई दी, जब ब्रिटेन से आने वाले कपड़े की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई और सैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय कारखानों के कपड़े जो थे वहाँ से इनके उत्पादन को बढ़ाए जाने की मांग करने लगी। गाइस, टीपू सुल्तान की तलवार और वुड्स स्टील, यहाँ पर देखिए 18वीं सदी के अंत में टीपू सुल्तान की तलवार हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रही। गाइस, वुड्स स्टील क्या होता है ये आपको मैं बताना चाह रहा हूँ। दोस्तों, होता क्या था कि भारतीय इस्पात और जो लौह धातु है कला, इसकी कहानी हम टीपू सुल्तान के एक मशहूर किस्से के साथ में पढ़ेंगे। ये वही टीपू सुल्तान है जिसने 1799 तक मैसूर पर शासन किया और अंग्रेजों के साथ में 4 लड़ाइयाँ लड़ी। हाथ में तलवार लिए लड़ते लड़ते ये मारे गए थे। सॉरी गाइस, टीपू की जो विख्यात तलवारें हैं ये आज भी इंग्लैंड के संग्रहालयों की बहुमूल्य संपत्ति हैं। लेकिन क्या आप समझ सकते हैं कि ये जो इसकी तलवार है इतनी ज़्यादा खास क्यों है? दरअसल होता क्या था कि इस तलवार की धार इतनी ज़्यादा तेज थी, सख्त थी और पैनी थी कि ये दुश्मन के लौह कवच को भी आसानी से काट देती थी। गाइस, ऐसा होता इसलिए था क्योंकि तलवार में ये गुण जो होता था ये कार्बन की अत्यधिक मात्रा वाली वुड्स नामक स्टील से पैदा हुआ था। होता क्या था कि जो पूरे दक्षिण भारत में बनाया जाता था, इस वुड्स स्टील की तलवारें बहुत पैनी और लहरदार होती थी। इनकी यह बनावट लोहे में गड़े कार्बन के बेहद सूक्ष्म कणों से पैदा होती थी। तो गाइस, जो भारत में लोहा उद्योग था विशेष रूप से अगर हम देखें तो वहाँ पर भी वो जानते थे कि कार्बन की अत्यधिक मात्रा वाले वुड्स स्टील से किस प्रकार से लौह तलवारें ऐसी बनाई जा सकती हैं जिनसे कि किसी के कवच को भी भेदा जा सके। दोस्तों, टीपू सुल्तान की मृत्यु के करीब 1 साल बाद 1800 में मैसूर की यात्रा करने वाले फ्रांसिस बुकनान ने इस बात का ब्यौरा दिया है कि मैसूर की सैकड़ों प्रगलन भट्टियों में वुड स्टील किस तरीके से बनाया जाता था। तो जो वुड स्टील था दोस्तों, ये था विशेष रूप से जिसमें कार्बन की मात्रा बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। असल में कन्नड़ शब्द उक्कू और तेलुगु शब्द हुक्कू व तमिल व मलयालम शब्द उरुक्कू
यानी स्टील का ही बिगड़ा हुआ ये अंग्रेजी रूप है। भारतीय वुड स्टील ने क्या किया कि यूरोपीय वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित किया और आकर्षित भी किया। विख्यात वैज्ञानिक और बिजली व चुंबकत्व का आविष्कार करने वाले माइकल फैराडे ने भारतीय वुड स्टील की विशेषताओं का 4 साल 1818 से 1822 तक अध्ययन किया, परंतु दक्षिण भारत में इतनी प्रचलित वुड स्टील निर्माण प्रक्रिया 19वीं सदी के मध्य तक आते आते पूरी तरीके से लुप्त हो चुकी थी। इसके काफ़ी सारे रीजंस थे कि ऐसा क्यों हुआ। भारत पर अंग्रेजों की जीत के साथ में यहाँ का जो तलवार और हथियार उद्योग था ये पूरी तरीके से समाप्त हो गया और भारतीय कारीगरों द्वारा बनाए जाने वाले लोहे और इस्पात के स्थान पर इंग्लैंड से आए लोहे और इस्पात ने उसका स्थान रख लिया। तो गाइज भारत के जितने भी उद्योग धंधे विशेष रूप से थे, इन उद्योग धंधों में को बर्बाद करने में जो यूरोपीय कंपनियां थी इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही। इन्होंने पहले जो भारतीय कपड़ा उद्योग था उसको बर्बाद किया। इसके बाद में जैसे जैसे यूरोपीय सैन्यीकरण यहाँ पर होता चला गया वैसे वैसे जो यहाँ पर रक्षा के संबंध में बनाए जाने वाले उत्पाद थे उन उत्पादों का भी धीरे धीरे लुप्त हो जाना बिल्कुल एकदम प्रासंगिक ही रहा। भारत में लोहा व इस्पात कारखानों का उदय, तो फिर जिस प्रकार से इंग्लैंड में जब स्पिनिंग जेनी का आविष्कार के बाद में वहाँ पे औद्योगिक क्रांति आई तो भारत में भी कपड़ा उद्योग का विकास हुआ। वैसे जब भारतीय जो परंपरागत जो हमारे यहाँ पे लौह उपकरण थे इनका जब विनाश हो गया, इसके बाद जब इंग्लैंड के बनाए हुए उपकरण भारत में आए तो धीरे धीरे करके भारत में भी फिर लौह इस्पात उद्योग का विकास हुआ। ये बात है सन 1904 की, जब अप्रैल के महीने में अमेरिकी भूवैज्ञानिक चार्ल्स वेल्ड और जमशेदजी टाटा के सबसे बड़े बेटे दोराबजी टाटा छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क भंडारों की खोजबीन करते हुए घूम रहे थे। इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करी और लौह उद्योगों को, लौह जो अयस्कों का भंडार इन्होंने पता किया। इनकी जो वो ये सोच ये थी कि पास में नदी हो और इसके अलावा जो आने जाने के संबंध में, ट्रांसपोर्ट के संबंध में भी चीज़ें हो ताकि पानी की इन्हें कभी भी कमी ना झेलनी पड़े। और फिर इसके बाद में क्या हुआ, आखिरकार इनको अगरिया समुदाय के जो लोग थे इन्होंने लौह अयस्कों का स्रोत बताया और यहीं पर इन्होंने भिलाई संयंत्र की जो है फिर उसके बाद में क्या की स्थापना की और उसके कुछ साल बाद ही सुवर्ण रेखा नदी के तट पर जंगल को साफ करके एक फैक्ट्री बना दी गई। तो आज भी सुवर्ण रेखा नदी के किनारे टाटा आयरन एंड स्टील फैक्ट्री जो है वो हमारे यहाँ पर 1940 से कार्य कर रही है। आमतौर पर ब्रिटेन में बने स्टील का आयात कर रहा था भारत, लेकिन भारत में रेलवे के विस्तार की वजह से ब्रिटेन में बनी पटरियों की भारी मांग रहती थी। काफ़ी समय तक भारतीय रेलवे से जुड़े अंग्रेज विशेषज्ञ मानने को तैयार ही नहीं थे कि भारत में भी श्रेष्ठ उत्पाद का निर्माण संभव है। तो ना तो ये यहाँ के उत्पादों को संरक्षण देते थे और न ही यहाँ के उत्पादों के संबंध में उनको कोई विश्वसनीयता थी। इसके बाद में 1919 तक आते आते स्थिति यह हो गई कि टिस्को में बनने वाले 90% इस्पात को औपनिवेशिक सरकार ही खरीद लेती थी। तो धीरे धीरे करके जब इन्होंने अच्छे तरीके से यहाँ पर काम करना स्टार्ट कर दिया और इस्पात बनने लगा तो धीरे धीरे आकर के स्थिति इस प्रकार से परिवर्तित हो गई कि जो यहाँ पर टाटा आयरन और स्टील कंपनी में जितना भी इस्पात बनता था इसका जो 90% था वो ब्रिटिश सरकार ही खरीद लेती थी, क्योंकि रेलवे के पटरियों के लिए इसकी आवश्यकता होती थी। तो गाइस ये था इस चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 भी अवेलेबल है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दे रहा हूँ, दोनों पार्ट को मिला करके देख लीजिए। तो भारत में आपको इस्पात उद्योग का विकास और इसके अलावा जो भारत में कपड़ा उद्योग का विकास था उसको आप अच्छे से समझ पाएंगे। भली प्रकार से आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से ब्रिटिश कंपनियों ने पहले भारतीय कपड़ा और इस्पात उद्योग का विनाश किया, लेकिन फिर उसके बाद में इंग्लैंड के बाद में फिर वापस से कैसे लौट करके भारत में नए सिरे से कपड़ा और इस्पात उद्योग का विकास शुरू हुआ। तो एक बार एंड होना फिर दोबारा से स्टार्ट होना, ये पूरी की पूरी कहानी हमें इस चैप्टर से जानने को मिल जाती है। थैंक यू सो मच।